इस गहन विश्लेषण में या कहें इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हमारे पास जो अध्ययन सामग्री है वो मिक दुनिया की बातें हैं या रटने वाली चीजें हैं, लेकिन आज हमारी चर्चा का मकसद कुछ और ही है। सही कहा। देखिए, अगर इसे एक अलग नजरिए से देखें तो ये जानकारी असल में हमारे ग्रह को चलाने वाला एक ऑपरेशन मैनुअल है। हाँ, ऑपरेशन मैनुअल, ये बहुत अच्छा शब्द है। मतलब जैसे कोई भी मशीन बिना मैनुअल समझे चलाने पे खराब हो सकती है, वैसे ही अगर हम पर्यावरण और इंसानी विकास के बीच के उस जटिल संबंध को नहीं समझेंगे तो हम इस ग्रह रूपी मशीन को हमेशा के लिए तोड़ देंगे। और हमारा आज का मिशन यही है कि बिना किसी भारी भरकम शब्दावली के उन बारीक कड़ियों को जोड़ा जाए, उन तथ्यों को बाहर निकाला जाए जो हमारी हर सांस से जुड़े हैं। क्योंकि दिन के अंत में हम सब इसी एक ग्रह पर रह रहे हैं, तो शुरुआत वहीं से करते हैं जो इस पूरी कहानी का केंद्र है, यानी एंथ्रोपोजेनिक गतिविधियां, मानव जनित गतिविधियां। आसान भाषा में कहें तो इंसान के वो काम जो सीधे तौर पर हमारे इकोसिस्टम को बदल कर रख देते हैं, जैसे औद्योगिकरण हो गया, बड़े पैमाने पर खनन हो गया, और जंगलों की कटाई। यहाँ पर ना एक बहुत ही दिलचस्प डोमिनो इफेक्ट देखने को मिलता है। तबाही कभी भी रातों रात नहीं आती, एक के बाद एक चीजें गिरती हैं। बिल्कुल, ये एक श्रृंखला है। शुरुआत होती है मानव गतिविधि से। इंसान अपनी सुविधा के लिए प्रकृति में दखल देता है, जिसके परिणाम स्वरूप होता है आवास विखंडन या हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। हाँ, आवास विखंडन। हाँ, और इस विखंडन का सीधा और खतरनाक परिणाम होता है जैव विविधता का नुकसान। और जब जंगलों और जीवों का ये संतुलन बिगड़ता है तो उसका अंतिम रूप होता है जलवायु परिवर्तन। इस आवास विखंडन वाली बात को समझने के लिए एक बहुत ही सीधा उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि एक बहुत घना जंगल है, हजारों प्रजातियों का घर है। सही है। अब विकास के नाम पर उस जंगल के ठीक बीचों बीच से एक 8 लेन का बड़ा हाईवे निकाल दिया जाता है। बाहर से देखने में लगता है कि अरे, हमने सिर्फ एक सड़क ही तो बनाई है। जंगल तो अभी भी दोनों तरफ हरा भरा है, ऐसा लगता है। लेकिन असलियत में उस एक सड़क ने उस पूरे इकोसिस्टम को हमेशा के लिए 2 अलग अलग द्वीपों में बांट दिया है। जानवर एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकते। उनके शिकार के इलाके बट गए हैं, उनका प्राकृतिक आवास विखंडित हो गया है। जो जीव सड़क पार करने की कोशिश करते वो हादसों का शिकार होते हैं। और कुछ ही पीढ़ियों में इस जेनेटिक अलगाव के कारण पूरी की पूरी प्रजातियां खत्म हो सकती हैं। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, यह एक पूरी खाद्य श्रृंखला को तोड़ने वाली लकीर बन जाती है। और जब ऐसे अनगिनत विखंडन पूरी दुनिया में होते हैं तो बर्बादी का स्तर सोचिए। खैर, ऐसा नहीं है कि इंसान को इस बात का एहसास नहीं हुआ। जब दुनिया ने देखा कि हम तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं तो कुछ वैश्विक लक्ष्य बनाए गए। हाँ, नोट्स में 2 बड़े ब्लूप्रिंट्स का साफ जिक्र है, MDG और SDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। MDG जिन्हें साल 2000 से 2015 तक के लिए बनाया गया था, इसमें 8 मुख्य लक्ष्य शामिल थे। इसे आप दुनिया को बेहतर बनाने का पहला रफ ड्राफ्ट कह सकते हैं, शुरुआती कदम। हाँ, लेकिन असली बदलाव तब आया जब 2015 में दुनिया ने एक बहुत ही व्यापक योजना अपनाई जिसे हम SDG कहते हैं। ये 2030 तक के लिए है। 17 लक्ष्य और 169 टारगेट्स हैं इसमें। और इन 17 लक्ष्यों में से स्रोतों ने 3 खास लक्ष्यों को हाई प्रायोरिटी पर रखा है। SDG 13 जो क्लाइमेट एक्शन है, SDG 14 जो लाइफ बिलो वाटर है, और SDG 15 जो लाइफ ऑन लैंड है। इन तीनों को बाकी सभी लक्ष्यों की नींव माना जा सकता है। सोचिए, अगर हम जलवायु परिवर्तन नहीं रोक पाए, हमारे महासागर नष्ट हो गए और जमीनें बंजर हो गई, तो गरीबी हटाने या शिक्षा देने का क्या फायदा? एक मृत ग्रह पर कोई अर्थव्यवस्था काम नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं कर सकती। ये बहुत कड़वी सच्चाई है। तो हमारे पास दुनिया बचाने के ये शानदार लक्ष्य तो हैं, लेकिन जब हम असल में अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो जो सबसे पहली चीज महसूस होती है वो है प्रदूषण। जमीनी हकीकत। हाँ, जमीनी हकीकत। चलिए हवा, पानी और मिट्टी के इस संकट की तरफ बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण की बात करें, जो हर बड़े शहर की कहानी है, तो विज्ञान प्रदूषकों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटता है। प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक, प्राइमरी और सेकेंडरी। हाँ, प्राथमिक प्रदूषक वो है जो किसी स्रोत से सीधे हवा में निकलते हैं, जैसे आपकी कार से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड या कारखानों से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर। और द्वितीयक प्रदूषक, ये सीधे किसी चिमनी से नहीं निकलते। ये तब बनते हैं जब प्राथमिक प्रदूषक हवा में मौजूद सूरज की रोशनी या अन्य रसायनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। स्रोतों में
एक ऐसे ही द्वितीयक प्रदूषक का जिक्र है PAN, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। बिल्कुल। जब शहरों में स्मॉग छाता है और हमारी आंखों में तेज जलन होने लगती है, तो असल में वो जलन इसी PAN रसायन की वजह से होती है। और पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 के बारे में जो जानकारी है वो तो डराने वाली है। PM 2.5 हवा में तैरने वाले ऐसे कण हैं जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। इतने सूक्ष्म। इन्हें रोक नहीं पाता। ये सीधे फेफड़ों के सबसे भीतरी हिस्से में पहुंचते हैं और वहां से हमारे खून में मिल जाते हैं। सीधे ब्लड स्ट्रीम में। हाँ, और जो प्राथमिक प्रदूषकों में सल्फर डाइऑक्साइड है, वही वायुमंडल में नमी के साथ मिलकर एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण बनती है, जो इमारतों से लेकर जंगलों तक को गला देती है। हवा से अब अगर पानी की तरफ चलें, तो पानी की शुद्धता नापने का एक बहुत ही दिलचस्प पैमाना है जिसे BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। ये परीक्षा के नजरिए से बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। हाँ, और इसका गणित बहुत सीधा है। पानी में BOD का स्तर जितना ज्यादा होगा, उसमें घुली हुई ऑक्सीजन उतनी ही कम होगी और वो पानी उतना ही ज्यादा प्रदूषित माना जाएगा। और पानी में ये ऑक्सीजन कम कैसे हो जाती है, इसे समझने के लिए यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया को देखना होगा। यूट्रोफिकेशन ये एक तरह की पारिस्थितिक त्रासदी है, जब खेतों से बहकर आए उर्वरकों या सीवेज के कारण किसी तालाब में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो पानी की सतह पर शैवाल बहुत तेजी से पनपने लगते हैं। एल्गल ब्लूम्स। हाँ, एल्गल ब्लूम्स। पूरा तालाब एक मोटी हरी चादर से ढक जाता है। देखने में शायद हरा भरा लगे, लेकिन असल में ये मौत की चादर है। क्योंकि जब ये शैवाल मरते हैं और सड़ते हैं, तो पानी में मौजूद बैक्टीरिया उन्हें विघटित करने के लिए पानी की सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं। बिल्कुल। आखिर में ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियां मरने लगती हैं और वो पानी का स्रोत पूरी तरह से एक डेड जोन में बदल जाता है। हवा और पानी के बाद मिट्टी का नंबर आता है। यहाँ एक अवधारणा है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन यानी कैसे मिट्टी या पानी में मिलाया गया एक मामूली सा जहर खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाते जाते जानलेवा स्तर तक पहुंच जाता है। जैसे लेड और मरकरी जैसी भारी धातुएं। ये कभी नष्ट नहीं होती, पर्यावरण में बस इनका जमाव होता रहता है। अगर पानी में थोड़ी सी मरकरी है, तो छोटी मछलियां उसे ग्रहण करेंगी, फिर एक बड़ी मछली ऐसी दर्जनों छोटी मछलियों को खाएगी, तो उसके शरीर में वो सारा जहर इकट्ठा हो जाएगा। और फिर जब कोई इंसान उस बड़ी मछली को खाएगा, तो उसके शरीर में उस जहर की सांद्रता अपने चरम पर होगी। जो खाद्य श्रृंखला में जितना ऊपर है, उसके शरीर में इन भारी धातुओं का उतना ही ज्यादा जमाव होगा। तो ये तो वो चीजें थीं जिन्हें हम सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन एक और अदृश्य खतरा है जो पूरे ग्रह को एक भट्टी में बदल रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव। जिसमें ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी की सतह से वापस अंतरिक्ष में जाने वाले लॉन्ग वेव रेडिएशन यानी गर्मी को रोक लेती हैं। और यहाँ इन नोट्स में एक ऐसा तथ्य है जो अक्सर चौंका देता है। जब भी ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है, हर कोई तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे बड़ा गुनहगार मान लेता है। लेकिन ऐसा है नहीं। बिल्कुल नहीं। ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे बड़ा योगदानकर्ता कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। इस सूची में सबसे ऊपर नाम आता है जल वाष्प का। इसके बाद दूसरे नंबर पर CO2, तीसरे पर मीथेन और चौथे पर नाइट्रस ऑक्साइड का नंबर आता है। जल वाष्प का जिक्र सुनकर अक्सर लोग अचरज में पड़ जाते हैं कि क्या बादल पर्यावरण के दुश्मन हैं? हाँ, ये सवाल तो उठता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जल वाष्प एक प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है। यह बारिश के रूप में कुछ ही दिनों में वापस जमीन पर आ जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड सैकड़ों सालों तक वायुमंडल में टिकी रहती है। इसीलिए CO2 असल में एक थर्मोस्टैट की तरह काम करती है। इसके साथ ही ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल यानी GWP को समझना भी अहम है। GWP ये बताता है कि कोई गैस CO2 के मुकाबले कितनी ज्यादा गर्मी सोख सकती है। हाँ, CO2 को एक बेसलाइन मानकर उसका GWP एक तय किया गया है। और इस बेसलाइन के हिसाब से मीथेन CO2 की तुलना में लगभग 25 गुना ज्यादा गर्मी रोकती है। लेकिन सबसे खौफनाक गैस है SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसका GWP 22,000 से भी ज्यादा है। 22,000 गुना ज्यादा गर्मी। ये मुख्य रूप से भारी बिजली के उपकरणों और स्विच गियर में इस्तेमाल होती है। इसे सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। जब SF6 और CO2 जैसे इतने बड़े खतरे सामने हो, तो दुनिया भर के देशों को एक साथ आना ही था।
यहीं से वैश्विक संधियों का इतिहास शुरू होता है। परीक्षा में इनकी क्रोनोलॉजी बहुत पूछी जाती है। बिल्कुल। 1987 से 2015 तक कई अहम अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए। 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की सबसे बड़ी सफलता, ओजोन परत को नष्ट करने वाले CFC को रोकने के लिए। और आज ओजोन परत वापस ठीक हो रही है। इसी के तहत बाद में किगाली संशोधन आया, जिसने HFC पर लगाम लगाई। इसके तुरंत बाद 1989 में बेसल कन्वेंशन आया, जिसने खतरनाक और जहरीले कचरे के सीमा पार आवागमन को नियंत्रित किया। लेकिन कूटनीति का सबसे बड़ा पलाया 1992 में ब्राजील के रियो अर्थ समिट में। रियो समिट ने पर्यावरण को बचाने के लिए 3 बहन संधियों को जन्म दिया। इसे ऐसे समझें कि पृथ्वी एक अस्पताल में भर्ती मरीज है। अच्छा। UNFCCC नाम की संधि बनाई गई इस मरीज के बुखार यानी जलवायु परिवर्तन का इलाज करने के लिए। दूसरी थी CBD, जैव विविधता पर कन्वेंशन, जिसका काम मरीज के अंगों को कटने से बचाना यानी जंगलों को संरक्षित करना था। और तीसरी थी UNCCD, जिसका काम मरीज की खराब होती त्वचा का इलाज करना यानी मरुस्थलीकरण को रोकना था। और इस मरीज के बुखार को कम करने के लिए UNFCCC के तहत आगे चलकर 2 बहुत ही मशहूर समझौते हुए। 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल और 2015 का पेरिस समझौता। क्योटो प्रोटोकॉल में विकसित देशों पर कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए बाध्यकारी लक्ष्य थोपे गए थे, बाइंडिंग टारगेट्स। लेकिन कई अमीर देशों को यह जबरदस्ती पसंद नहीं आई। इसीलिए 2015 के पेरिस समझौते में रणनीति बदल दी गई। इसका मुख्य लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखना है, लेकिन इसमें लक्ष्य बाध्यकारी नहीं है। इसमें INDC का सिस्टम रखा गया, वॉलंटरी नेशनल गोल्स। हाँ, हर देश अपनी क्षमता से तय करता है कि वो कितना योगदान दे सकता है। और रियो समिट की दूसरी बहन संधि यानी CBD के तहत भी 2 अहम प्रोटोकॉल बने, कार्टाजेना और नागोया। इन्हें याद रखना बहुत आसान है। कार्टाजेना बायोसेफ्टी पर जोर देता है, बीच उचित रूप से बांटने पर केंद्रित है, बेनिफिट शेयरिंग। वैश्विक संधियों की इस टाइमलाइन में 1971 का रामसर कन्वेंशन भी बहुत अहम है, जो वेटलैंड्स को बचाता है। इसमें एक मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड भी होता है, जो खतरे वाले वेटलैंड्स की लिस्ट है। अब 2015 में भारत और फ्रांस की पहल पर बना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA भी ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति है, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। अब जब बात भारत की हो ही रही है, तो भारत का नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज यानी NAPCC देखना जरूरी है, जो 2008 में लॉन्च हुआ था। इसके 8 राष्ट्रीय मिशन हैं। इन 8 मिशनों को अगर बांटें तो सबसे पहले ऊर्जा के मिशन आते हैं, राष्ट्रीय सौर मिशन और राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, जिसमें वो पैट स्कीम काम करती है, परफॉर्म अचीव ट्रेड, कारखानों के लिए इनाम और सजा का सिस्टम। हाँ, फिर पानी और आवास के मिशन है, राष्ट्रीय जल मिशन और सस्टेनेबल हैबिटेट मिशन। लेकिन इन 8 मिशनों में इकलौता स्थान विशिष्ट मिशन है हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने का मिशन, क्योंकि हिमालय के ग्लेशियर हमारी नदियों का स्रोत हैं। इसके अलावा कृषि और जंगलों के लिए ग्रीन इंडिया मिशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और 8वां स्ट्रेटेजिक नॉलेज मिशन है। ये भारत ने 2010 में NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की, पर्यावरण मामलों का विशेष न्यायालय। साथ ही प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट तो हैं ही। ऐतिहासिक कदम। वाकई ये सफर कितना विस्तृत रहा है। हमने एक अदृश्य PM 2.5 कण से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संधियों और भारत के 8 राष्ट्रीय मिशनों तक के परिदृश्य को समझा। ये जानकारी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, ये हमारे ग्रह के भविष्य का एक कच्चा चिट्ठा है। इस पूरी चर्चा के अंत में हम एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहते हैं। हमने देखा कि इस खतरनाक डोमिनो इफेक्ट को रोकने के लिए हमारे पास 17 वैश्विक लक्ष्य हैं, संधियां हैं, 8 मिशन हैं, लेकिन जमीन पर असलियत क्या है? क्या हमारी ये नीतियां धरती को उतनी ही तेजी से ठीक कर रही हैं जितनी तेजी से हम इसे नुकसान पहुंचा रहे हैं? या फिर हम सिर्फ कागजों पर बेहतरीन योजनाएं बना रहे हैं, जबकि असल दुनिया में उस जंगल के बीच से हाईवे आज भी बन रहे हैं और आवास विखंडन बदस्तूर जारी है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को गंभीरता से सोचना चाहिए। इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आज की इस चर्चा ने आपको सोचने का एक नया नजरिया दिया होगा।